हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे रहेगी। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, गुहानाथन नरेंद्र। गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे पहले कौन थी? तो इनसे पहले थी रितु बहारी। रितु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। हाल ही में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम थे? तो पहले उत्तराखंड में 9 थे, अब इनकी संख्या हो गया है 11। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, और अब इनकी संख्या हो गई 11। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है? तो उत्तराखंड में है 11। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। आदि बद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? तो आदि बद्री खेती और थापली गांव को किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन के लिए आदि बद्री खेती और थापली गांव को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? तो उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 जो घोषित किया गया, ये किया गया शिमला पास और सरुताल। शिमला पास आपके दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, और जो आपका सरुताल है ये आपके कहाँ है? ये आपके उत्तरकाशी जनपद में। तो इन्हें वर्ष 2024 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ये व बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना है इसके तहत 14 लाख जो राशन कार्ड धारक हैं इनको हर महीने 8 रुपये प्रति किलो यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो अंत्योदय होगा और जो प्राथमिक परिवार के जो लोग हैं इन परिवारों के यहाँ पे 8 रुपये किलो यहाँ पे प्रति माह 8 रुपये किलो यहाँ पे हर महीने यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक यहाँ पे दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देखो, जो काजिंद अभ्यास है ये होता है भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच, और इसका 2024 में इसका 8वां संस्करण था, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड राज्य के औली चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन बने हैं? तो बद्रीनाथ धाम के जो नए रावल बने हैं ये बने हैं अमरनाथ नंबूदरी। तो देखो, जो रावल क्या होते हैं? जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं इन्हें ही रावल कहा जाता है। तो जो बद्रीनाथ धाम के जो नए पुजारी बने, जो नए रावल, इन्हें रावल कहा जाता है, ये बने अमरनाथ नंबूदरी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर के बने? तो 21वें नंबर के बने, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर चिन्मय पांडे को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे।
हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 जो सम्मानित किया गया था, ये किया गया था कुंवर परसून और मंगसीरी देवी को। तो इन दोनों को हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो देखो, वर्ष 2023 में हिमालय प्रहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2023 में तो किया गया था विजय जरधारी को, और 2024 में इन दोनों को सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स, ये प्रश्न आपके जो हाल ही में यहाँ पे SI का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो उत्तराखंड का इसमें कौन सा स्थान रहा था? तो उत्तराखंड का रहा था इसमें पहला स्थान। उत्तराखंड और केरल राज्य का पहला स्थान रहा था सतत विकास लक्ष्य में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध निम्न में से है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जो बॉबी बकेट ऑपरेशन है ये चलाया गया था जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की? तो राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी हल्द्वानी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे यहाँ पे प्राबो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 में कौन थे? तो 2024 में इमैनुअल मैक्रों थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और 2023 में कौन थे? तो 2023 में अब्देल फतेह अल सीसी थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2024 में कौन थे? तो 2024 में थे प्राबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गणतंत्र दिवस 2025 को जो थीम थी ये थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो देखो, 2025 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो किन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और आपके प्रवीण कुमार। तो इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ई के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से वे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो बताने कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हाल ही में? तो ये बने डोनाल्ड ट्रंप। और ये कौन से नंबर के बने? तो ये बने 47वें नंबर के। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। ये दूसरी बार यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। पहले ये 45वें नंबर के थे, अब ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति कौन बने? तो राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। और नए उपराष्ट्रपति कौन बने अमेरिका के? तो ये बने JD वेंस। ये आपको ध्यान रखना है। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये स्थापित किया गया था संगम की धरती प्रयागराज में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं?
तो वर्ष 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं ये दिए गए 139 लोगों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 139। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी सूर्यबाला। सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। के बिरला फाउंडेशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया। तो देखो जो सूर्यबाला ने 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इनका जो उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सामंता हार्वे। सामंता हार्वे ने नवंबर 2024 में अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो सामंता हार्वे इन्होंने जीता है राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एक राष्ट्रीय होता है और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय किसे दिया गया था वर्ष 2024 के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय दिया गया था जैनी अर्पेनबेक को। और राष्ट्रीय वाला जो बुकर पुरस्कार जीता है इनका जो उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए दिया गया है सामंता हार्वे को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था ये क्या गया था जैनी अर्पेनबेक को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह है हवाओ मियाजाकी। हवाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फिजिक्स के क्षेत्र में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। तो ये प्रश्न आपके जो हाल ही में पे एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए और बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वर्ष 2024 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो शांति के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था ये एक जापानी संगठन है निहोन हिडानक्यो। तो निहोन हिडानक्यो एक जापानी संगठन है, इसे वर्ष 2024 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2024 में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 3 लोगों को, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य यानी लिटरेचर। तो लिटरेचर के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था हान कांग को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डेविड बेकर, डेविस हसाविस और जॉन एम जम्पर। तो इन 3 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में, और इस साल ही मनाया गया था 25वें नंबर का। तो इस साल जो साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था जापान को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये घोषित किया गया है, और ये आपके किस राज्य का है। तो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए। वर्तमान में हो गए 57 किसे घोषित किया गया है, आगे यहाँ पे देखते हैं। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो भारत का जो 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये किया गया था रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है, और ये आपके किस राज्य का है। तो यह है मध्य प्रदेश का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया। तो जैसे आप जानते हैं कि इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अपना राज्य उत्तराखंड कर रहा है, और इनका जो शुभारंभ हुआ है, ये हुआ है 28 जनवरी 2025। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, और इसका जो उद्घाटन किया था, ये क्या था प्रधानमंत्री मोदी ने। और कौन से स्टेडियम में किया था। तो ये क्या था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन बी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेल। सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेल 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का विषय था। ये आपको ध्यान रखना है। तो 2025 में गणतंत्र दिवस की झांकी को कौन सा स्थान मिला था। तो उत्तराखंड की झांकी को इस साल 3रा स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी कब लागू किया। तो हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किया था, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। और कब लागू किया था, ये क्या था 27 जनवरी 2025 को। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को जो पहला पदक दिलाया, ये दिलाए ज्योति वर्मा ने। और इन्होंने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और कौन से गेम में जीता है। तो इन्होंने जीता है वुशु गेम में। ये आपको ध्यान रखना है।
आगे यहाँ पे देखते हैं। तो चीनी मार्शल आर्ट वुशु में, तो जो वुशु है आपका क्या है, चीनी मार्शल आर्ट वुशु में उत्तराखंड में पुलिस में तैनात जो ज्योति वर्मा है, ये पुलिस में तैनात है। और ये कहाँ की है, ये बागेश्वर जनपद से इनका संबंध है। और इन्होंने उत्तराखंड की झोली में पहला ब्रॉन्ज मेडल डाला है। और अचोम तपस ने वुशु गेम में गोल्ड मेडल जीता। तो अचोम तपस ने वुशु गेम में ही क्या है, गोल्ड मेडल। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो उत्तराखंड को पहला गोल्ड दिलाया है अचोम तपस देहरादून के हैं। उन्होंने ही वुशु गेम में पहला गोल्ड उत्तराखंड को दिलाया है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि केवल पूछा जाए कि उत्तराखंड को पहला मेडल किसने दिलाया है, तो पहला मेडल तो जीता है ज्योति वर्मा ने। यदि पहला गोल्ड पूछा जाए तो पहला गोल्ड दिलाया है अचोम तपस ने, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो छठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं, ये बने एन रविशंकर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के कितने नए वेटलैंड को फरवरी 2025 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे इनकी संख्या 89 हो गए। तो पहले यहाँ पे भारत में कितने रामसर साइट थे, तो ये थी 85। 4 नए यहाँ पे रामसर साइट जोड़ी गए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इनकी संख्या कितने हो गए वर्तमान में 89 रामसर साइट हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी रामसर साइट यहाँ पे जोड़ी गई है। तो जो नए रामसर स्थल यहाँ पे जोड़े गए हैं, एक तो आपका है सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य, आपका तमिलनाडु का है, ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु। और आपका थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तो ये दो आपके तमिलनाडु के जोड़े गए हैं। और एक आपका खेचो पलरी वेटलैंड सिक्किम का है, और उधवा झील झारखंड। तो इन 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य इनमें से कौन बन गया है। तो सबसे अधिक जो रामसर स्थलों वाला राज्य बन गए, ये बन गए तमिलनाडु। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। तो असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी दिसपुर। असम की दूसरी राजधानी किसे घोषित किया गया है हाल ही में, तो असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है डिब्रूगढ़ को। पहली इनकी राजधानी, असम की पहली राजधानी कहाँ है, तो पहली इनकी कहाँ है, दिसपुर है, और दूसरी इन्होंने घोषित कर दिया डिब्रूगढ़ को। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला अपना राज्य उत्तराखंड बन गया है, पहला राज्य यानी स्वतंत्र भारत के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और कब लागू किया गया, तो ये क्या गया था 27 जनवरी। डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 27 जनवरी 2025 को। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे। तो देखो उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है, तो ये किस पर लागू नहीं होगा, तो इससे जो अलग रखा गया तो जनजाति जो समुदाय है, तो जनजाति समुदाय पे यूसीसी लागू नहीं होगा। जो जनजाति समुदाय उत्तराखंड के जैसे थारू गई, जौनसारी, भूटिया, बोक्सा, जौनसारी, तो इन पर यूसीसी लागू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 की थीम क्या है। तो क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 की थीम क्या है, तो इस साल जो 26 जनवरी की थीम है, यह है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसके यहाँ पे राइट आंसर है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, आपको ध्यान रखना है, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस साल जो गणतंत्र दिवस की थीम है, यह स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि थे प्राबो सुबियांटो। प्राबो सुबियांटो 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे, और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
क्षेत्रवें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय राष्ट्रपति और इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ तक इनमें से किसकी सवारी की? तो क्षेत्रवें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय राष्ट्रपति और इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ पर बताने की किसकी सवारी करी थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी की, या ऊंट से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी की, या एक सुंदर बैलगाड़ी, या हाई सिक्योरिटी वाली कार। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी की सवारी करी थी यहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रवें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो क्षेत्रवें गणतंत्र दिवस पर पहली बार की बात हो रही है, तो पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया था? तो पहली बार किया गया था प्रलय मिसाइल का। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रलय मिसाइल के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। हवा में मारने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है और इस बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बनाया। तो प्रलय मिसाइल को किसने बनाया? तो ये बनाया है DRDO ने बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक इसकी खास बात क्या है, तो ये हवा में मारने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे देखते हैं, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, और इस साल ही मनाया गया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, और ये किस शहर में बनाया गया था? तो ये मनाया गया था भुवनेश्वर में। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं जैसा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं बी रामन सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया प्रीति सूदन को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए कोषाध्यक्ष कौन बने? तो BCCI के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने? तो ये बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया? तो भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सुभाष राणा को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने करी है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी करी है ये करी है अपने राज्य उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए। तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, ये आपको ध्यान रखना है। इन खेलों का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो इन 8 जिलों के 11 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड की रैंक क्या रही? तो उत्तराखंड का प्रदर्शन इस बार काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पे रहा। तो उत्तराखंड की जो रैंक यहाँ पे रही थी तो ये रही थी 7वीं। उत्तराखंड ने कुल यहाँ पे 103 पदक यहाँ पे जीते थे, जिनमें से आपके 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उत्तराखंड ने यहाँ पे 7वीं रैंक यहाँ पे हासिल की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने यहाँ पे जीते हैं। तो 24 गोल्ड जीते हैं, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 103 पदों के साथ उत्तराखंड ने 7वीं रैंक यहाँ पे हासिल की है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो देखो उत्तराखंड को जो पहला पदक दिलाया है राष्ट्रीय खेलों में, ये दिलाया है ज्योति वर्मा ने। और इनका संबंध किस खेल से? तो इनका जो संबंध है यह है वुशु खेल। वुशु खेल में ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। चीनी मार्शल आर्ट वुशु। तो देखो जो वुशु खेल है चीनी मार्शल आर्ट से संबंधित है। और उत्तराखंड पुलिस में तैनात बागेश्वर की बेटी ज्योति वर्मा। तो जो ज्योति वर्मा है उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, इन्होंने उत्तराखंड की झोली में पहला ब्रॉन्ज मेडल डाला। और इसी के साथ अचोम तपस ने वुशु में गोल्ड मेडल जीता। तो देखो जो उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल जिताया था, तो पहला गोल्ड मेडल दिलाया था अचोम तपस ने। ये देहरादून जनपद से इनका संबंध है। और इन्होंने भी वुशु खेल में उत्तराखंड को पहला गोल्ड दिलाया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि पहला पदक किसने दिलाया? तो पहला पदक दिलाया था ज्योति वर्मा ने। यदि पूछा जाए कि पहला गोल्ड मेडल उत्तराखंड को किसने दिलाया था, तो ये दिलाया था अचोम तपस ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो शीर्ष स्थान पर रहा था सर्विसेज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो सर्विसेज क्या है? एक सेना की टीम है। इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान हासिल किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण बात इनसे यहाँ पे देख लेते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 121 पदक जीतकर खिताब अपने नाम कर दिया। तो इन्होंने 68 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते, 26 रजत और 27 कांस्य पदक इन्होंने जीते। तो कुल इन्होंने 121 पदक इन्होंने जीते थे, जिनमें से 68 यहाँ पे गोल्ड हैं, 26 यहाँ पे रजत और 27 यहाँ पे कांस्य पदक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और दूसरा स्थान किसका रहा था? तो दूसरा स्थान रहा था महाराष्ट्र। देखो यदि सबसे ज़्यादा पदक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं ये जीते महाराष्ट्र ने। देखो जिनके सबसे ज़्यादा गोल्ड होते तो पहली रैंक उनकी यानी उन्हीं की यहाँ पे माने जाते हैं। तो महाराष्ट्र के यहाँ पे गोल्ड थे, इसलिए यहाँ पे इनका दूसरा नंबर है, पहला नंबर है सर्विसेज टीम का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती? तो राजा भालिंदर ट्रॉफी जो जीती है ये जीती है सर्विसेज टीम ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें
ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है सर्विसेज टीम ने। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी है। तो इन्हें जो सर्विसेज टीम है इन्होंने 5वीं बार राजा भालिंदर ट्रॉफी को जीता है। कब कब इन्होंने जीता है? तो 2007, 2011, 2015, 2022 और 2025 में, यानी 5वीं बार इन्होंने राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो सर्विसेज टीम है इन्होंने कौन सी बार राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो इन्होंने 5वीं बार जीते है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो ये क्या था? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। तो कौन से स्टेडियम से शुरू हुए थे राष्ट्रीय खेल? तो ये थे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से शुरू हुए थे 28 जनवरी से। उद्घाटन किसने किया था? तो ये क्या था? प्रधानमंत्री ने। और समापन कब हुए थे? तो समापन 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी उत्तराखंड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो समापन में कौन शामिल थे? तो समापन में गृह मंत्री अमित शाह थे, ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन में कौन थे? तो समापन में थे गृह मंत्री अमित शाह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी हरित खेल। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो थीम है यह है हरित खेल, ये आपको ध्यान रखना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इनकी जो थीम थी ये थी हरित खेल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है यह है मौली। मौली जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का जो आदर्श वाक्य था यह है संकल्प से शिखर तक, यानी जो टैगलाइन है यह संकल्प से शिखर तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल का नाम है यह है तेजस्विनी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तेजस्विनी ब्रह्म कमल से लिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष कबड्डी टीम का स्वर्ण किसने जीता था? तो ये जीता था उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखो जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, 38वें अपने राज्य उत्तराखंड में हुए थे, और जो अगले जो 39वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हो गए इनकी मेजबानी करेगा मेघालय राज्य। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे ये होंगे 2027 में, इनका आयोजन किया जाएगा मेघालय राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कौन से पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो पहली बार कौन से पारंपरिक खेल यहाँ पे शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे योगासन और मलखम। तो योगासन और मलखम को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में यहाँ पे शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी है? तो यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम अथवा गीत क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो थीम है यह है हल्ला धूम धड़का। तो
तो हल्ला धूम धड़क्का 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता है कर्नाटक ने। पुरुष में जीता था कर्नाटक ने। यदि महिला वाला पूछा जाए तो महिला हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो महिला में जीता था हरियाणा ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिला हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो महिला स्वर्ण पदक जो जीता था ये जीता था हरियाणा ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए? तो पहली बार जब राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था वर्ष 1924 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर जो अब पाकिस्तान में है पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। उस वक्त इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है भारतीय ओलंपिक संघ संस्था के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ IOA इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1927 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है PT ऊषा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। तो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देख, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो वर्ष 2025 में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपके राधा बहन भट्ट और ह्यूआ कॉलिन गैंजर। तो इन्हें वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए व बी दोनों। और वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2024 में किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जहाँ पे SI का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2024 में किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को। और वर्ष 2025 में किया गया है राधा बहन भट्ट और ह्यूआ कॉलिन गैंजर को, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे 25वें नंबर के थे राजीव कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इनके साथ यहाँ पे 2 यहाँ पे चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये भी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का संवैधानिक प्रावधान चुनाव आयोग को संवैधानिक के अनुच्छेद 324 से अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 324 कहता है, अनुच्छेद 324 का 2 कहता है कि
चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का 2 कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और इसके अलावा क्या अन्य यहाँ पे चुनाव आयुक्त होंगे, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी, यह निर्भर किस पर करेगा, तो यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है जो वर्ष 2025 में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये यहाँ पे कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं, और 2 यहाँ पे चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर है सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी। ये किस पर निर्भर करता है, इनकी संख्या ये करते हैं राष्ट्रपति पर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक 2025 से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक 2025 से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था 7 पुलिस कर्मियों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई थी 27 जनवरी 2025 को। अब हर साल उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस में मनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो समान नागरिक संहिता जो है इसका जो उल्लेख है आपके आर्टिकल अनुच्छेद 44 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू करने वाला क्या उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी जल वर्ष। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह मुख्य रूप से शिक्षा, आपदा प्रबंधन, जल, कृषि, लिंग प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं पोषण, ऊर्जा एवं पर्यावरण तथा पशु एवं वन्य जीवन के क्षेत्र में काम करता है। और इसका जो मुख्य कार्यालय ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मुनस्यारी। जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुनस्यारी में देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद अग्रवाल को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। भारत गौरव पुरस्कार के 8वें अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो भारत गौरव पुरस्कार का ये 8वां अधिवेशन था और ये कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला। तो क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा था। तो उत्तराखंड का रहा था इसमें 3रा स्थान। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं। तो दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो RBI के जो 26वें नंबर के जो गवर्नर बने हैं ये बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन 20 के यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है
रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कौन सा संस्करण था, तो इसका यहाँ पे 19वां संस्करण था और अध्यक्षता करी थी ब्राज़ील ने। और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं यह लूला दा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते, पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो ये थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करने इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था, तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो 2025 में करेगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, यानी 2025 में इसकी मेजबानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा यानी RBC के द्वारा इन्हें 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे गए। और वैभव IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र मात्र 13 वर्ष के अभी वैभव सूर्यवंशी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये IPL में यहाँ पे बिकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था इटली में। और कौन से नंबर का था, संस्करण कौन सा, तो ये था 50वां। ठीक है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी इटली ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में रहा था 71वें नंबर पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं, भारत कुल 6 पदकों के 7 पदक तालिका में 71वें स्थान पे यहाँ पे रहा था। भारत ने यहाँ पे कुल 6 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिनमें से यहाँ पे 1 सिल्वर था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में, और 5 यहाँ पे ब्रॉन्ज थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल यहाँ पे जीते थे। और भारत की कौन सी रैंक थी, तो भारत की यहाँ पे 71 रैंक थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तभी हमने देखा पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी, तो पेरिस ओलंपिक में थी यहाँ पे 71। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था, तो पेरिस पैरालंपिक में था भारत 18वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। इससे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे देख लेते हैं, भारत कुल 29 पदकों के 7 पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल यहाँ पे 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज सहित यहाँ पे कुल यहाँ पे 29 मेडल यहाँ पे जीते थे। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने गोल्ड जीते थे, तो गोल्ड जीते यहाँ पे 7, सिल्वर मेडल यहाँ पे 9 और ब्रॉन्ज यहाँ पे 13 जीते। और कुल मेडल कितने थे, तो कुल यहाँ पे 9 थे। और पदक तालिका में कौन से स्थान है, तो 18वें स्थान है। ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया हाल ही में? तो ये किया गया मणिपुर राज्य में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो भारतीय शासन के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था? तो देखो, 2025 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। तो इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी ई के साथ ए सभी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डी गुकेश है, इनका संबंध किस खेल से इनका है? शतरंज से। ये किस राज्य से इनका संबंध है? तो तमिलनाडु से इनका क्या संबंध है। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध पंजाब राज्य से है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है और उत्तर प्रदेश है। और मनु भाकर शूटिंग से इनका संबंध है और हरियाणा राज्य के हैं मनु भाकर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। प्रगति बोल सकते हैं, विकास से बोल सकते। स्वर्णिम भारत और विकास यहाँ पे इसकी थीम थी वर्ष 2025 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो 26 जनवरी 2025 में जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे ये थे प्राबो सुबियांतो। प्राबो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। पहले 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे, अब ये 47वें नंबर के बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इससे पहले कौन से नंबर के थे? तो इससे पहले 45वें नंबर के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख सकते हैं,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में इसकी शुरुआत होती है। और पहली बार ये किसे दिया गया था? तो पहली बार ये दिया गया था 1969 में देविका रानी को दिया गया था। और इसमें जो राशि दी जाती है तो 10 लाख की इसमें राशि दी जाती है। और इसके साथ इसमें एक स्वर्ण कमल पदक और एक यहाँ पे शॉल यहाँ पे दिया जाता है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था सामंता हार्वे को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इनके किस उपन्यास के लिया गया था? तो इन्हें दिया गया था इनका जो उपन्यास है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था सामंता हार्वे को, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जेनी एर्पेनबे को, ये आपको ध्यान रखना है। जो सामंता हार्वे ने राष्ट्रीय वाला दिया गया था और जेनी एर्पेनबे को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 1,01,175.33 करोड़ उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब 1 लाख से पार यहाँ पे बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किस तिथि को पेश किया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 20 फरवरी 2025। 20 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा बजट पेश किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने पेश किया था? तो ये क्या था? वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के वित्त मंत्री है प्रेमचंद्र अग्रवाल और इन्होंने बजट पेश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का मुख्य फोकस किस पर था? तो देखो, उत्तराखंड सरकार का जो वर्ष 2025-26 के बजट का जो मुख्य फोकस था ये था 7 क्षेत्रों पर, ये आपको ध्यान रखना है। वो 7 क्षेत्र कौन कौन से आपके? कृषि हो गया, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। तो ये 7 प्रमुख केंद्रों पर यहाँ पे फोकस किया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या थी? तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उत्तराखंड बजट 2025-26 की जो थीम थी ये है नमो। नमो इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में नमो का पूरा नाम क्या है? तो नमो का पूरा रूप क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए। देखो, जो एन है इसका अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता और एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने बजट 2025-26 में किन 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया? तभी मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था कि 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये 7 आपके हैं कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन। तो इन 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है वर्ष 2025-26 के बजट में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही। तो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 25-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही थी। तो ये रही थी 13%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13.4% की वृद्धि रही। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 1000 करोड़। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यानी ग्रामीण योजना के लिए 1000 करोड़ राशि यहाँ पे आवंटित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सड़क और परिवहन सुविधाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में सड़क और परिवहन सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो ये की गई है 10,000 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में महिला कल्याण योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 1000 करोड़। उत्तराखंड बजट 2025-26 में महिला कल्याण योजनाओं के लिए 1000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी प्रमुख योजना चलाई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी योजनाओं को उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल सुरक्षा और स्मार्ट स्कूल या ऑनलाइन हेल्थ केयर सुविधाएं। तो देखो, उत्तराखंड सरकार ने जो डिजिटल उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करी थी, तो ये सभी योजनाएं शुरू करी थी। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी प्रमुख योजना शुरू की है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी प्रमुख योजना शुरू की। तो 2025-26 के बजट में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो प्रमुख योजना शुरू की गई, ये की गई है जैविक खेती को बढ़ावा, कृषि यंत्रीकरण योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये सभी योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है। तो ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है। तो ये करी है 7,500 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025-26 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, धार्मिक पर्यटन, चार धाम यात्रा या इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म या हेरिटेज और सांस्कृतिक पर्यटन।
तो उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025-26 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया था? तो इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया था। तो इसका जो सही आंसर जाएगा डी के साथ। उपरोक्त सभी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, संस्कृति संवर्धन योजना। संस्कृति संवर्धन योजना उत्तराखंड बजट 2025-26 में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए योजना लागू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में कितने किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025-26 के बजट में, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। 220 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण और 1550 किलोमीटर मार्गों के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। और पर्यटन क्षेत्र में टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए और मानस खंड योजना के लिए 25 करोड़ रुपए और चारधाम मार्ग सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट को राज्य के विकास दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 में कितने नए पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 37। बजट 2025-26 में 37 नए पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 30 करोड़। उत्तराखंड बजट 2025-26 में स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? मेगा यानी बड़ी इंडस्ट्री नीति के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो बड़ी यानी मेगा इंडस्ट्री के लिए जो यहाँ पे राशि का प्रावधान किया गया है ये क्या गया है, 35 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जमरानी बांध परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 625 करोड़। तो जमरानी बांध आपके कौन से जनपद में प्रस्तावित है? तो जमरानी बांध आपके नैनीताल जनपद में गौला नदी पर प्रस्तावित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि डायरेक्ट की जमरानी बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, ये आपके या कुछ जनपद पूछा गया था शायद कि कौन से जनपद में, तो आपके नैनीताल जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोंग बांध परियोजना के लिए बजट में कितनी राशि रखी गई है? तो सोंग बांध आपके देहरादून में सोंग नदी पर एक परियोजना बनाई जा रही है और इसके लिए यहाँ पे राशि रखे गए 2025-26 के बजट में ये रखे गए 75 करोड़, 75 करोड़ यहाँ पे रखी गए। ऑप्शन 20 के यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लखवाड़ परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो लखवाड़ परियोजना कहाँ पे प्रस्तावित है? तो ये भी आपके देहरादून में यमुना नदी पर है और इसके लिए बजट 2025-26 में उत्तराखंड सरकार ने कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये रखी गई यहाँ पे 285 करोड़। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, बजट
2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो ये दिया गया है डिजिटल शिक्षा, नए विद्यालयों का निर्माण और शिक्षकों की भर्ती। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपरोक्त सभी। तो इन पर विशेष ध्यान दिया गया है बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट 2025-26 में कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार योजना और तकनीकी शिक्षा में सुधार। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। बजट 2025-26 में कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए इन सभी प्रावधानों पर इन सभी का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने महिला एवं बाल विकास योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1000 करोड़। उत्तराखंड सरकार ने महिला एवं बाल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ की राशि आवंटित की है, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना पर ध्यान दिया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता, महिलाओं के लिए स्टार्टअप फंड और महिला सुरक्षा योजना। तो बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन सभी योजनाओं पर ध्यान दिया गया है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी पहल की है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, ये की है वनीकरण को बढ़ावा देना, जल संरक्षण कार्यक्रम और प्लास्टिक मुक्त अभियान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में पर्यावरण और वन विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1000 करोड़। उत्तराखंड बजट 2025-26 में पर्यावरण और वन विभाग के लिए 1000 करोड़ राशि आवंटित की गई है, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नई खेल अकादमियों की स्थापना, खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा। तो उत्तराखंड सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान किए हैं, तो ये सभी प्रावधान यहाँ पे किए हैं, इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खेल और युवा कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 600 करोड़। खेल और युवा कल्याण के लिए 600 करोड़ आवंटित की गई है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए क्या योजना बनाई है? तो उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए कौन सी योजना बनाई? तो ये बनाई नई बस सेवाएं, इलेक्ट्रिक वाहन नीति और परिवहन सुविधाओं का आधुनिकीकरण। तो ये सभी यहाँ पे सुधार के लिए, सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1500 करोड़। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं,
नए कर प्रस्ताव, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा, जीएसटी संग्रहण में वृद्धि। तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, तो ये सभी कदम उठाए हैं। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में बजट घाटा फिजिकल डेफिसिट अनुमानित रूप से कितना है? तो उत्तराखंड में बजट घाटा अनुमानित रूप से कितना है? तो यह है अनुमानित रूप से 9,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए, ये उठाए गए सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं और पवन ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सरकार ने उत्तराखंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति अपनाई है? तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो नीति अपनाई है, ये अपनाई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, नई औद्योगिक नीतियाँ, विशेष आर्थिक जोन की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी देहरादून। देहरादून में 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार यहाँ पे किया गया था उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है हल्द्वानी। हल्द्वानी में राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना की है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी उत्तरकाशी। मनरेगा के तहत पूरे 100 दिनों का रोजगार देने में जो प्रथम स्थान हासिल किया है, ये क्या है? उत्तरकाशी जनपद ने। ये आपको ध्यान रखना है, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान है नैनीताल का। पहले स्थान पर उत्तरकाशी और अंतिम स्थान है नैनीताल का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पीएम मोदी ने फरवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस हिंसाग्रस्त राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। आपने देखा होगा कि हाल ही में यहाँ पे मणिपुर में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन में यहाँ पे लगाए गए हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए? तो राष्ट्रपति शासन भी मणिपुर में लगा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी बी नारायणन। बी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है।
और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने डॉक्टर वी नारायणन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सबका विकास। सबका विकास थीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? तो असम के जो मुख्यमंत्री है ये है हिमंत बिस्वा शर्मा, और इन्होंने असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है। तो इनकी जो दूसरी राजधानी बनेगी असम की, ये बनेगी डिब्रूगढ़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। और असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की जो पहली राजधानी है दिसपुर, और इसकी जो दूसरी राजधानी बनाई गई ये बनाई गई डिब्रूगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 4.4%। 4.4% जीडीपी का केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? तो अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का जो डायरेक्टर बनाया गया है ये बनाया गया है काश पटेल को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 2024। 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य रखा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड को नशा मुक्त ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो उत्तराखंड को नशा मुक्त यानी ड्रग फ्री बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है ये रखा गया है 2025 तक। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड योजना का जो लक्ष्य प्राप्त वर्ष रखा गया है ये रखा है वर्ष 2025। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उत्तराखंड में किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो सतत विकास लक्ष्य को उत्तराखंड में किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है वर्ष 2030 तक। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मिशन हौसला किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए कोविड-19 मरीजों की सहायता। कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए मिशन हौसला ऑपरेशन चलाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ऑपरेशन पिंक। महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन पिंक यहाँ पे चलाया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति का संबंध है बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो टैगलाइन है ये है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इसकी टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अपराधियों को धरपकड़ के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन प्रहार। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध क्या है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी लापता बच्चों को खोज निकालना, यानी जो खोए हुए बच्चे हैं, खोए हुए बच्चों को खोज निकालना के लिए ऑपरेशन इस्माइल का चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि ऑपरेशन इस्माइल का संबंध क्या है, तो ये खोए हुए बच्चों से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो उत्तरकाशी के जो सिलक्यारा सुरंग है, यहाँ पे जो मजदूर यहाँ पे फंसे गए थे, तो उनके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उनके लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिलक्यारा। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया? तो देखो, जो नीति आयोग के जो सीईओ है यह है BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीईओ है, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन के बैरी। हाल ही में यहाँ पे जो कनिष्ठ सहायक एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बैरी उसके उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो सीईओ हो गया यहाँ पे BVR सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2025 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कॉनक्लेव को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉनक्लेव को मिला है 78वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का जो खिताब जीता है ये जीता है अपने प्यारे भारत ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। इसका अंडर 19 T20 का ये दूसरा संस्करण था, और पहला संस्करण भी भारत ने जीता और दूसरा संस्करण भी भारत ने ही जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार एक खिताब जीता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंडर 19 T20 महिला कप जो विश्व कप था 2025 भारत ने किसे हराकर जीता था? ये जीता था दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब मनाया गया?
तो विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना है। तो इसकी जो थीम थी, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी जो थीम थी, यानी इसका जो विषय था, ये था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, इसका विषय था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 26 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की? तो फरवरी 2025 में कहाँ पे चुनाव हुए थे नई दिल्ली में, और यहाँ पे 26 साल बाद यहाँ पे बीजेपी ने यहाँ पे सत्ता वापसी की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजेपी होगा यहाँ पे। बीजेपी ने यहाँ पे 26 साल बाद यहाँ पे वापसी की है दिल्ली में। यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो जो दिल्ली है, नई दिल्ली है, दिल्ली में जो यहाँ पे विधानसभा की जो यहाँ पे सीटें, यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं? तो 70 यहाँ पे सीटें हैं, जिनमें से 48 सीटें यहाँ पे बीजेपी ने यहाँ पे जीती है, और 22 सीटें यहाँ पे आम आदमी ने यहाँ पे जीते हैं, और कांग्रेस के यहाँ पे खाता भी यहाँ पे नहीं खुला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीजेपी ने यहाँ पे कितनी सीटें यहाँ पे जीते हैं? तो ये जीते 48 सीटें। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। और किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है। और इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा ने 2006 में विश्व आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो विश्व आनंद के बाद जो आर प्रज्ञानंदा है, इन्होंने एक खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य अथवा यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन है रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो जनवरी 2025 में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया गया है 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। तो हर साल जो 13 फरवरी को भारत स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधारक सरोजिनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू की जयंती पर हर साल 13 फरवरी को यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है 8 मार्च को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन सी, 19 फरवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या है नया जो भू कानून है,
इस नए कानून के तहत हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर जो 11 जनपद हैं, इन जनपदों में बाहरी राज्यों के जो लोग हैं यहाँ पे कृषि और बागवानी के लिए यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखो, वर्ष 2025 में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राधा बहन भट्ट व ह्यू व कॉलिन गैंडजन। तो इन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2024 में किसे किया गया था? तो वर्ष 2024 में डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जहाँ पे एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है 24 वाले में यहाँ पे पूछा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये किया गया था देहरादून जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है हल्द्वानी। हल्द्वानी में राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना करी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी उत्तरकाशी। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में जो पहला स्थान प्राप्त किया है ये क्या उत्तरकाशी जनपद ने। और अंतिम स्थान किसका रहा है? तो अंतिम स्थान है नैनीताल का और पहला स्थान है उत्तरकाशी का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो आर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता उधमसिंह नगर को यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो आर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में वनों के आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई है? तो उत्तराखंड में वनों से आग बचाने हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई है? तो ये कही गई है शीतलाखेत मॉडल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ये बने ज्ञानेश कुमार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत मंडपम में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गौर्जन का 6वां संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ईस्ट फूजी मैनुअर प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुओका प्रांत, ये आपके जापान में किया गया था। भारत जापान जो संयुक्त अभ्यास होता है धर्म गौर्जन, तो धर्म गौर्जन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो होता है भारत और जापान की सेनाओं के बीच में होता है धर्म गौर्जन अभ्यास।
डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि धर्म गौर्जन अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो ये होता है भारत और जापान। और इसका कौन सा संस्करण था, तो छठा इसका संस्करण था और ये इस बार हुआ था जापान में। एक साल जापान में होता है और एक साल होता है अपने भारत में। तो पिछली बार ये भारत में होता है वर्ष 2024 में, भारत के कहाँ हुआ था, भारत के राजस्थान में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद्रयान थर्ड के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया है। तो चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दक्षिणी ध्रुव का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं और इसे अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये जो मानचित्र है ये किन संस्थाओं द्वारा ये बनाया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणाली प्रयोगशाला के रिसर्चर्स और ने रोवर प्रज्ञान से प्राप्त डेटा का उपयोग करके यह मैप तैयार किया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रयान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। तो चंद्रयान जो थर्ड कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था और इसने ये जो आपका है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, इससे इसे लॉन्च किया गया था। और इसने कब यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करी थी चंद्रमा के साउथ पोल पर, तो ये करी थी 23 अगस्त की शाम को। तो 23 अगस्त को, ये आपको डेट ध्यान रखने, 23 अगस्त को चंद्रयान थर्ड ने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के यानी साउथ पोल पर यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे लैंड किया था। और ये आपके चंद्रमा पे कहाँ उतरा था, तो मैंने अभी आपको बताया कहाँ उतरा था, दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ पे क्या सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। और रोवर का नाम क्या था, तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। और लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम था विक्रम, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी, कब यहाँ पे लॉन्च हुआ था, कब यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, किस व्हीकल से लॉन्च हुआ था, तो ये सभी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी एस्ट्रोफोर्स ने किस स्पेस क्राफ्ट का उपयोग करके एक क्षुद्र ग्रह पर खनन करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ऑर्डिन। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी एस्ट्रोफोर्स ने स्पेस क्राफ्ट का उपयोग करके ऑर्डिन क्षुद्र ग्रह पर खनन करने का लक्ष्य रखा है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी विराट कोहली। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर यहाँ पे विराट कोहली बन गए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बन गए, ये बन गए गुहानाथन नरेंद्र। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। इन्होंने किनकी जगह ली है, तो इन्होंने लिए रितु बहारी। इनसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी रितु बहारी। और रितु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने। तो उत्तराखंड के जो नए नगर निगम बने, ये बने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अब वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नगर निगम हो गए, तो वर्तमान में जो इनकी संख्या हो गई ये हो गई 11। पहले 9 थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आदि बद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन के लिए आदि बद्री खेती और थापली गांव को यहाँ पे मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं।
तो देखो वर्ष 2024 में उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ये किया गया शिमला पास और सरुताल। जो शिमला पास है ये आपके पिथौरागढ़ में है और ये जोड़ता है दारमा और ब्यास घाटी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आपका है शिमला दर्रा। ये आपके किस जनपद में, तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और जो सरुताल है ये आपके कहाँ है, तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। तो इन दोनों को उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ये वह भी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड की रैंक क्या रही? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 7वीं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड की 7वीं रैंक रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पे देख लेते हैं। 24 तो उत्तराखंड ने गोल्ड जीते, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज। तो 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 103 पदक यहाँ पे जीते थे उत्तराखंड ने। और ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक यहाँ पे जीते हैं। तो इस बार काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा उत्तराखंड का, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और कुल पदक कितने थे, तो कुल पदक थे 103। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया था? तो पहला पदक जो दिलाया था ये दिलाया था ज्योति वर्मा ने। और इनका संबंध किस खेल से है? तो इन्होंने दिलाया था वुशु खेल। वुशु खेल में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक इन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। चीनी मार्शल आर्ट वुशु में उत्तराखंड पुलिस में तैनात बागेश्वर की बेटी ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड की झोली में पहला ब्रॉन्ज मेडल डाला। तो देखो जो वुशु क्या है, तो वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट से यह खेल लिया गया है। और उत्तराखंड पुलिस में तैनात है ज्योति वर्मा। और इनका संबंध किस जनपद से? तो इनका संबंध है बागेश्वर से। और इन्होंने उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया था। कौन सा दिलाया था? ये दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल। और वहीं जो अचोम तपस है, इन्होंने वुशु खेल में ही गोल्ड मेडल दिलाया। तो उत्तराखंड को पहला गोल्ड किसने दिलाया था? तो उत्तराखंड को जो पहला गोल्ड दिलाया था ये दिलाया था अचोम तपस ने। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि उत्तराखंड को पहला गोल्ड किसने दिलाया था? तो पहला गोल्ड दिलाया था अचोम तपस ने। ये किस जनपद के हैं? तो इनका संबंध देहरादून जनपद से। और इन्होंने किस खेल में दिलाया था? तो वुशु खेल में ही अचोम तपस ने उत्तराखंड को पहला गोल्ड दिलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पहली रैंक किसकी रही थी? तो पहली रैंक रही थी सर्विसेज टीम की। सर्विसेज या सेना की टीम है, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 121 पदक जीतकर खिताब अपने नाम किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्होंने स्वर्ण या पदक यहाँ पे 68 जीते थे, 26 इन्होंने रजत जीते थे और 27 इन्होंने कांस्य पदक जीते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया है उत्तराखंड सरकार ने, ये आपको ध्यान रखना है। और बजट किसने पेश किया था? तो ये क्या था? उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 20 फरवरी को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किस तिथि को पेश किया? तो 20 फरवरी को पेश किया गया था, 20 फरवरी 2025 को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो बजट प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का मुख्य फोकस किस पर था?
तो उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो बजट पेश किया गया था, इसमें यहाँ पे 7 क्षेत्रों पे यहाँ पे मुख्य फोकस यहाँ पे रखा गया था। और ये 7 क्षेत्र कौन से हैं? आपके कृषि हो गया, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। तो इन 7 क्षेत्रों पर मुख्य फोकस किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या थी? तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी जो थीम थी ये थी नमो। नमो वर्ष 2025-26 बजट की थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में नमो का पूरा रूप क्या है? तो नमो का अर्थ क्या है? तो नमो जो आपका एन है, एन का अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता, एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि नमो का पूरा रूप क्या है? तो एन का मतलब होगा नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता, एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में किन 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया? तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। और ये जो 7 क्षेत्र हैं ये आपके हैं, कृषि हो गया, ऊर्जा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन। तो इन 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था वर्ष 2025-26 के बजट में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कितने % की वृद्धि रही? तो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कितने % की वृद्धि रही थी? तो इस बार जो वृद्धि यहाँ पे रही थी तो ये रही थी 13.4%। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा बी के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।